वेलकम टू द यूपीएससी ज्योग्राफी सीरीज। इस सीरीज में हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स को क्लियर और एंगेजिंग नोट्स के साथ कवर करेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ और याद रख सकें। आप चाहें तो इसे ऑडियो बुक की तरह सिर्फ सुन भी सकते हैं। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडेज टॉपिक इज फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर 2 आवर अर्थ। आज का हमारा विषय है भौतिक भूगोल, अध्याय 2 हमारी पृथ्वी। इस डिस्कशन में विल एक्सप्लोर अर्थ का यूनिक शेप, इट्स टू प्राइमरी मोशंस, रोटेशन और रेवोल्यूशन, एंड अंडरस्टैंड हाउ ये मोशंस हमारे डेली साइकिल ऑफ डे नाइट, द ईयरली पैटर्न ऑफ सीजन्स और ग्लोबल टाइम को गवर्न करती हैं। We will also delve into the crucial concepts of latitude, longitude, and the system of time zones. So let's dive deep into the topic. 1. The shape of the earth. पृथ्वी का आकार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पृथ्वी के आकार से। हम सब स्कूल से सीखते आए हैं कि पृथ्वी गोल है, स्फेरिकल है। ये सवाल अच्छा है। देखिए, ये बात तो स्थापित है कि पृथ्वी स्फेरिकल है और इसके काफी प्रमाण भी हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, ये एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसी है? अगर हम आंकड़े देखें तो पृथ्वी की जो इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस है, मतलब भूमध्य रेखा के पास की परिधि, वो करीब 24,897 मील है। और वहीं जो पोलर सर्कमफ्रेंस है, यानी ध्रुवों से होकर जाने वाली परिधि, वो इससे लगभग 83 मील कम है। तो इसका मतलब पृथ्वी पोल्स पर, मतलब ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है और इक्वेटर पर थोड़ी सी उभरी हुई, जैसे संतरा। बिल्कुल सही समझा आपने। संतरे जैसा, या शायद एक तरह से नाशपाती जैसा कह सकते हैं, पर बहुत हल्का सा। ध्रुवों पर यह चपटापन ही इसे परफेक्ट स्फेयर होने से रोकता है और इसी अनोखे शेप को जियोइड कहा जाता है। जियोइड, ये शब्द मैंने सुना है। हाँ, जियोइड का मतलब ही है अर्थ लाइक, यानी पृथ्वी जैसा। तो पृथ्वी का अपना ही एक यूनिक शेप है। ये तो काफी दिलचस्प है कि ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अच्छा, अब उन प्रमाणों पर आते हैं जिनसे ये साबित होता है कि पृथ्वी स्फेरिकल है। आपने कहा कई प्रमाण हैं, कुछ मुख्य बताएंगे? जी हाँ, कई हैं। सबसे पहला तो ऐतिहासिक है, सर मैगलिन की समुद्री यात्रा। उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और साबित किया कि पृथ्वी का कोई अंत या किनारा नहीं है। आप एक पॉइंट से शुरू करके वापस वहीं आ सकते हैं। हाँ, ये तो पढ़ा है। आज के ज़माने में देखें तो जितने भी एयर रूट्स हैं या ओशन नेविगेशन है, वो सब इसी अजम्पशन पर आधारित हैं कि पृथ्वी गोल है। और वो जो होराइजन वाली बात है, जब हम ऊंचाई से देखते हैं तो किनारा गोल दिखता है। बिल्कुल, वो सर्कुलर होराइजन। किसी जहाज के डेक से देखें या किसी पहाड़ी से, दूर का क्षितिज हमेशा गोल ही नजर आएगा। और जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे, वो गोला उतना ही बड़ा दिखेगा। ये सिर्फ एक स्फेरिकल बॉडी पर ही संभव है। हाँ, ये बात तो है। एक और बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है शिप्स विजिबिलिटी वाला। अच्छा, वो कैसे? जब कोई जहाज दूर से हमारी ओर आता है, तो पहले उसका सबसे ऊंचा हिस्सा यानी मस्तूल दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे उसका बाकी ढांचा। हाँ, सही कहा। और जब वो दूर जाता है तो पहले नीचे का हिस्सा गायब होता है, फिर मस्तूल। अगर पृथ्वी चपटी होती तो पूरा जहाज एक साथ दिखता और एक साथ ही गायब हो जाता। बिल्कुल तर्क संगत है। और सनराइज और सनसेट का अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे होना, ये भी तो इसी वजह से है ना? हाँ, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, वो भी वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए ईस्ट की जगहों पर सूरज पहले उगता है। अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो सोचिए, सब जगह एक ही साथ सुबह और एक ही साथ शाम होती। हाँ, ये तो बड़ा अजीब होता। और एक बहुत मजबूत प्रमाण है लूनर इक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। वो छाया हमेशा हमेशा गोल होती है, एक वृत्त के चाप जैसी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ग्रहण कैसे लग रहा है, छाया गोल ही होगी। अच्छा, ये तो मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था। जी। और फिर आप देखें, जितने भी दूसरे ग्रह हैं या सूर्य चंद्रमा हैं, उन्हें जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो वो सब गोल ही दिखते हैं किसी भी एंगल से। तो पृथ्वी अकेली चपटी कैसे हो सकती है? ये बात भी सही है। और आजकल तो सबसे पक्का सबूत मौजूद है। बिल्कुल, एरियल फोटोग्राफ्स, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें, उनमें पृथ्वी का कर्व्ड एज, वो घुमावदार किनारा साफ साफ दिखाई देता है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा? हाँ, ये तो अनडिनाइबल है। अच्छा, एक और प्रमाण शायद कम लोग जानते होंगे, वो खंभों वाला। हाँ, वो इंजीनियर्स वाला उदाहरण। अगर आप समतल मानी जाने वाली जमीन पर बराबर लंबाई के खंभे एक सीध में बराबर दूरी पर गाड़ें, तो आपको लगेगा कि वो सब एक लेवल पर हैं। पर असल में पृथ्वी के कर्वेचर के कारण बीच वाला खंभा साइड वाले खंभों से हल्का सा ऊंचा दिखेगा। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें भी पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण देती हैं।
2. द अर्थ्स मूवमेंट, पृथ्वी की गतियां। चलिए, पृथ्वी के शेप की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं इसकी गतियों पर, अर्थ्स मूवमेंट्स पर। पृथ्वी रुकी हुई तो है नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी लगातार घूम रही है और स्पेस में इसकी दो मुख्य तरह की गतियां हैं। दो गतियां? जी, कौन कौन सी? पहली है रोटेशन, जिसे हिंदी में घूर्णन कहते हैं। ये है पृथ्वी का अपने ही अक्ष यानी एक्सिस पर घूमना। अच्छा, अपनी जगह पर घूमना। और दूसरी? दूसरी है रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण। ये है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा यानी ऑर्बिट में चक्कर लगाना। 3. रोटेशन, डे एंड नाइट, घूर्णन, दिन और रात। ठीक है, तो पहले रोटेशन को समझते हैं। आपने कहा अपने एक्सिस पर घूमना, इससे क्या होता है? रोटेशन से ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने एक काल्पनिक अक्ष पर, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है, लगातार घूमती रहती है। किस दिशा में घूमती है? ये वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, और अपना एक चक्कर पूरा करने में इसे लगते हैं करीब 24 घंटे। ओके, 24 घंटे में एक चक्कर। तो दिन रात कैसे हुए इससे? देखिए, जब पृथ्वी घूम रही है तो उसका कोई एक हिस्सा ही एक समय में सूर्य के सामने होता है। उस हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वहां दिन होता है। और जो हिस्सा पीछे होता है? जो हिस्सा घूमकर सूर्य से दूसरी तरफ चला जाता है वहां अंधेरा हो जाता है, यानी वहां रात होती है। क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है, इसलिए हर हिस्से में बारी बारी से दिन और रात होते रहते हैं। अच्छा, तो ये साइकिल चलता रहता है। और सनराइज और सनसेट? वो इसी घूमने का नतीजा है। जब कोई जगह धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर रोशनी वाले हिस्से में आती है तो उसे हम सनराइज या सूर्योदय कहते हैं, और जब वो घूमते हुए रोशनी वाले हिस्से से अंधेरे वाले हिस्से में जाती है तो उसे सनसेट या सूर्यास्त कहते हैं। समझ गए। तो रोटेशन से हुए दिन और रात, जो करीब 24 घंटे का साइकिल है। अब आते हैं दूसरी गति पर, रेवोल्यूशन पर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जी हाँ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित रास्ते पर चक्कर लगाती है। इस रास्ते को कहते हैं पृथ्वी की कक्षा या ऑर्बिट। ये ऑर्बिट कैसी है? क्या ये एकदम गोल है? नहीं, ये पूरी तरह गोल नहीं है। ये थोड़ी अंडाकार है, एलिप्टिकल शेप की, और पृथ्वी इस ऑर्बिट में बहुत तेज गति से चलती है, करीब 18.5 मील प्रति सेकंड। अरे बाप रे, 18.5 मील एक सेकंड में! तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है? सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगते हैं लगभग 365 सवा दिन। 365 और सवा दिन, यहीं से साल बनता है। बिल्कुल, यही एक साल की अवधि है। हम आमतौर पर साल 365 दिन का मानते हैं। हाँ, कैलेंडर्स में तो 365 दिन ही होते हैं। तो सवा दिन का क्या होता है? वो सवा दिन जो हर साल बच जाता है, उसे जमा करते रहते हैं, और हर 4 साल में ये सवा प्लस सवा प्लस सवा प्लस सवा मिलकर एक पूरा दिन बन जाता है। अच्छा, तो ये जो हर चौथे साल लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, वो इसी वजह से होता है। एकदम सही। उसी चौथे साल में ये अतिरिक्त दिन जोड़ दिया जाता है और वो साल 366 दिन का हो जाता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो रेवोल्यूशन से साल बना, और इसका सबसे बड़ा असर क्या होता है पृथ्वी पर? रेवोल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण असर है मौसमों का बदलना। लेकिन ये अकेले रेवोल्यूशन से नहीं होता, इसमें पृथ्वी के झुकाव टिल्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। 5? वैरिइंग लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात की बदलती लंबाई। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दिन और रात हमेशा बराबर लंबाई के क्यों नहीं होते? कभी दिन बहुत लंबे होते हैं, गर्मियां लगती हैं, कभी रातें बहुत लंबी होती हैं, सर्दियां लगती हैं। इसका कारण क्या है? क्या ये रेवोल्यूशन है या कुछ और? इसका मुख्य कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होना, जिसे एक्सिल टिल्ट कहते हैं। पृथ्वी सीधी खड़ी होकर नहीं घूमती। अच्छा, झुकी हुई है। कितना? पृथ्वी का जो अक्ष है वो उसकी कक्षा के तल, प्लेन ऑफ द इक्लिप्टिक, मतलब वो प्लेन जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। 66.5 डिग्री? हाँ, या अगर हम इसे उस तल पर खींचे गए एक लंब परपेंडिकुलर से नापें तो ये झुकाव 23.5 डिग्री का होता है। यही 23.5 डिग्री का झुकाव है जो सब कुछ बदल देता है। तो इस 23.5 डिग्री के झुकाव की वजह से दिन और रात की लंबाई बदलती है। जी हाँ, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है तो जब वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, रेवोल्यूशन करती है, तो साल के अलग अलग समय पर कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, सूर्य की ओर ज्यादा झुकाव होता है, तो कभी सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध,
और इसका नतीजा ये होता है कि जो गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है उसे सूर्य की ज्यादा सीधी किरणें मिलती हैं और ज्यादा देर तक मिलती हैं। इसलिए वहां दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी, वहां गर्मी का मौसम होता है। और दूसरा गोलार्ध जो सूर्य से दूर झुका होता है, वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और कम देर के लिए, तो वहां दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी, और वहां सर्दी का मौसम होता है। अच्छा, तो ये झुकाव और रेवोल्यूशन मिलकर मौसम बनाते हैं और दिन रात की लंबाई तय करते हैं। उदाहरण के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों में क्या होता है, जैसे 22 दिसंबर के आसपास, जिसे विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। हाँ, 22 दिसंबर के आसपास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य से सबसे ज्यादा परे, मतलब दूर झुका होता है, तो इस समय यहाँ सर्दियां होती हैं। और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, रातें और लंबी होती जाती हैं। कितनी लंबी? आर्कटिक सर्कल पर, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, वहां 22 दिसंबर को सूरज उगता ही नहीं। पूरे 24 घंटे अंधेरा रहता है। और उससे भी उत्तर में नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड पर तो कई महीनों तक लगातार रात रहती है। बाप रे, 24 घंटे अंधेरा! और गर्मियों में 21 जून के आसपास, जिसे समर सॉल्स्टिस कहते हैं, तब क्या होता है? तब स्थिति बिल्कुल उल्टी होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की ओर झुका होता है, तो यहाँ गर्मियां होती हैं, दिन लंबे होते हैं, और आर्कटिक सर्कल पर 21 जून को सूरज डूबता ही नहीं। क्या मतलब 24 घंटे रोशनी? हाँ, पूरे 24 घंटे दिन का उजाला रहता है। इसे मिडनाइट सन भी कहते हैं। और नॉर्थ पोल पर तो गर्मियों में करीब 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। 6 महीने दिन और 6 महीने रात, ये तो कमाल है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है इस दौरान? सदर्न हेमिस्फीयर में सब कुछ ठीक उल्टा होता है। जब हमारे यहाँ जून में गर्मी और लंबे दिन होते हैं, तो वहाँ सर्दी और छोटे दिन होते हैं। और जब हमारे यहाँ दिसंबर में सर्दी और छोटे दिन होते हैं, तो वहाँ गर्मी और लंबे दिन होते हैं। यानी 21 जून को जब आर्कटिक सर्कल पर 24 घंटे दिन है, तो नीचे एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री एस पर 24 घंटे रात होगी। बिल्कुल सही। वहाँ उस समय मिड विंटर होगा। ये सब पृथ्वी के झुकाव का ही खेल है। इस झुकाव का एक और असर होता है ना, दोपहर के समय सूरज कितना ऊंचा दिखाई देता है उसकी एल्टीट्यूड पर। हाँ बिल्कुल, ये 23-7.5 डिग्री का झुकाव ही तय करता है कि साल के किस समय सूर्य दोपहर में आकाश में कितना ऊंचा होगा। ये कैसे बदलता है? देखिए, साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब सूर्य ठीक भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर होता है, वर्टिकली ओवरहेड। हाँ, इक्विनॉक्स को कहते हैं शायद। जी, इक्विनॉक्सेस। एक होता है 21 मार्च को, जिसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं उत्तरी गोलार्ध के लिए। हाँ। और दूसरा 21 सितंबर को, जिसे ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब ही है इक्वल नाइट। इन 2 दिनों पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। अच्छा, और बाकी समय समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस पे क्या होता है? 21 मार्च के बाद सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ता हुआ महसूस होता है, और 21 जून को समर सॉल्स्टिस पर वो सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, जो 23 हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, के ऊपर चमकता है। हाँ, उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसके बाद सूर्य वापस दक्षिण की ओर जाना शुरू करता है। 21 सितंबर को वो फिर से इक्वेटर के ऊपर होता है, ऑटम इक्विनॉक्स। और फिर वो और दक्षिण में जाता है, और 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस पर वो सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है, के ऊपर चमकता है। तो इस दिन सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होगा। जी, सदर्न हेमिस्फीयर में ये सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और ठीक इसी दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य की किरणें साल में कभी न कभी सीधी यानी वर्टिकली ओवरहेड सिर्फ इन्हीं 2 रेखाओं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के इलाके में ही पड़ती हैं। एकदम सही कहा आपने। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पूर्व और मकर रेखा 23.5 डिग्री पश्चिम के बीच का जो क्षेत्र है, जिसे हम ट्रॉपिक्स कहते हैं, सूर्य केवल इसी जोन में कभी न कभी सिर के ठीक ऊपर आ सकता है। और इन ट्रॉपिक्स के बाहर, जैसे भारत का ज्यादातर हिस्सा या यूरोप, अमेरिका? ट्रॉपिक्स के बाहर के क्षेत्रों में, जिन्हें टेम्परेट जोन्स या पोलर जोन्स कहते हैं, वहां सूर्य कभी भी ठीक सिर के ऊपर नहीं आता। उसकी किरणें हमेशा कुछ ना कुछ तिरछी ही रहती हैं। अच्छा, इसीलिए शायद ट्रॉपिक्स के बाहर मौसम ज्यादा बदलते हुए दिखते हैं, सर्दी, गर्मी, वसंत, पतझड़। हाँ, ये एक बड़ा कारण है। इन क्षेत्रों में चारों मौसम ज्यादा स्पष्ट होते हैं,
जबकि ट्रॉपिक्स के अंदर तापमान साल भर ऊंचा रहता है और मौसमों का फर्क मुख्य रूप से बारिश के आधार पर होता है। और आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स के पार पोलर रीजन्स में उन क्षेत्रों में, जैसा हमने बात की, 6 महीने लगातार दिन और 6 महीने लगातार रात वाली स्थिति होती है। और वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है क्योंकि सूर्य की किरणें वहां कभी सीधी नहीं पड़ती, और गर्मियों में भी सूरज आसमान में बहुत नीचे ही रहता है। 7. सीजनल चेंजेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन टेम्परेचर। मौसमी परिवर्तन और तापमान पर प्रभाव। चलिए अब इसे तापमान से थोड़ा और जोड़ते हैं। गर्मियों में मौसम गर्म क्यों होता है? क्या सिर्फ इसलिए कि दिन लंबे होते हैं? दिन लंबे होना एक कारण है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सूर्य की किरणों का कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। गर्मियों में, जैसा हमने डिस्कस किया, सूर्य आकाश में ऊंचा होता है। हाँ, तो उसकी किरणें ज्यादा सीधी, मतलब लगभग वर्टिकली पृथ्वी पर पड़ती हैं, और जब किरणें सीधी पड़ती हैं तो उनकी सारी ऊर्जा एक छोटे से एरिया पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। अच्छा, जैसे टॉर्च की सीधी रोशनी? बिल्कुल वैसा ही। टॉर्च जमीन को ज्यादा गर्म करती है। साथ में दिन लंबे होते हैं तो गर्मी जमा होने का समय ज्यादा मिलता है। रातें छोटी होती हैं तो रात में जो गर्मी रेडिएट होकर वापस जाती है वो कम होती है। तो कुल मिलाकर गर्मी का नेट गेन होता है और तापमान बढ़ जाता है। समझ गई। और सर्दियों में ठीक इसका उल्टा होता होगा? जी, सर्दियों में सूर्य आकाश में नीचे होता है, किरणें तिरछी आती हैं, स्लैंटेड। तिरछी किरणों से क्या फर्क पड़ता है? 2 बड़े फर्क पड़ते हैं। एक तो तिरछी किरणों को वायुमंडल एटमॉस्फेयर में ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। इस लंबे रास्ते में हवा में मौजूद पानी की बूंदें, धूल के कण वगैरह किरणों की काफी गर्मी सोख लेते हैं या बिखेर देते हैं। अच्छा, तो कम गर्मी पहुंच पाती है जमीन तक? सही। और दूसरा, तिरछी किरणें जमीन पर पहुंचकर ज्यादा बड़े एरिया में फैल जाती हैं। जैसे टॉर्च को तिरछा करें तो रोशनी फैल जाती है, पर उसकी चमक कम हो जाती है। हाँ हाँ। तो प्रति इकाई क्षेत्र गर्मी कम मिलती है। ऊपर से दिन छोटे होते हैं तो गर्मी कम मिलती है, और रातें लंबी होती हैं तो जो थोड़ी बहुत गर्मी जमा हुई थी वो भी ज्यादातर रात में वापस चली जाती हैं। तो कुल मिलाकर गर्मी का नेट लॉस होता है और तापमान गिर जाता है। 8. डॉन एंड डस्क। भोर और सांझ। एक और चीज होती है, सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय। हाँ, एकदम से अंधेरा या उजाला नहीं होता, हल्की रोशनी रहती है। इसे डॉन और डस्क कहते हैं, है ना? भोर और सांझ। हाँ, डॉन यानी भोर, वो समय है सूर्योदय और पूरे दिन के उजाले के बीच का। और डस्क या ट्वाइलाइट यानी सांझ, वो समय है सूर्यास्त और पूरी तरह अंधेरा होने के बीच का। ये क्यों होता है? सूरज तो क्षितिज के नीचे होता है तब। ये होता है हमारे वायुमंडल की वजह से। जब सूर्य हॉराइजन से थोड़ा नीचे होता है तब भी उसकी किरणें वायुमंडल के ऊपरी परतों में मौजूद हवा के कणों और धूल के कणों से टकराती हैं। अच्छा। ये कण सूर्य की रोशनी को स्कैटर कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं, या रिफ्रैक्ट कर देते हैं, मतलब मोड़ देते हैं। यही फैली हुई या मुड़ी हुई रोशनी, डिफ्यूज्ड और रिफ्रैक्टेड लाइट, हमें जमीन पर दिखाई देती है, भले ही सूरज सीधे ना दिख रहा हो। वाह, ये तो वायुमंडल का कमाल है। क्या ये डॉन और डस्क का समय हर जगह बराबर होता है? नहीं, ये लैटिट्यूड पर निर्भर करता है। कैसे? इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर, सूर्य लगभग सीधा ऊपर चढ़ता है और सीधा नीचे उतरता है, तो वो हॉराइजन के नीचे वाले एंगल को बहुत तेजी से पार करता है। इसलिए वहां डॉन और डस्क की अवधि बहुत छोटी होती है। फटाक से दिन और फटाक से रात हो जाती है एक तरह से। अच्छा, और टेम्परेट लैटिट्यूड्स में, जैसे हमारे यहाँ? टेम्परेट लैटिट्यूड्स में सूर्य तिरछा उगता और डूबता है, तो उसे हॉराइजन के नीचे उस जोन में ज्यादा समय लगता है जहां से रोशनी रिफ्रैक्ट होकर आ सकती है। इसलिए यहाँ डॉन और डस्क की अवधि लंबी होती है, हमें ज्यादा देर तक वो हल्की रोशनी दिखती है। और पोल्स पर? पोल्स पर तो ये अवधि बहुत ही लंबी हो सकती है। वहां तो कई बार सर्दियों का अंधेरा भी पूरी तरह काला नहीं होता, बल्कि एक लंबी ट्वाइलाइट जैसी स्थिति बनी रहती है। 9. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। पृथ्वी पर किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करते हैं? यहाँ 2 टर्म्स आते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जी हाँ, ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी में। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दरअसल ग्लोब या नक्शे पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं, इमेजिनरी लाइंस, का एक जाल है जिसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं। काल्पनिक रेखाएं मतलब असल में पृथ्वी पर खींची नहीं है? नहीं, ये असल में नहीं है। ये हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है ताकि हम पृथ्वी पर किसी भी पॉइंट की स्थिति को ठीक-ठीक बता सकें। कैसे? लैटिट्यूड रेखाएं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में खींची जाती हैं और ये इक्वेटर के समानांतर पैरेलल होती हैं।
इन्हें पैरेलल्स भी कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड रेखाएं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खींची जाती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। इन्हें मेरिडियंस कहते हैं। किसी भी जगह की लोकेशन उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट से तय होती है। और इन्हें नापते कैसे हैं? दोनों को ही डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में मापा जाता है। 10. लैटिट्यूड, अक्षांश। ठीक है, तो पहले लैटिट्यूड को डिटेल में समझते हैं। आपने कहा ये ईस्ट वेस्ट लाइंस हैं, इक्वेटर के पैरेलल। इन्हें परिभाषित कैसे करते हैं? लैटिट्यूड किसी भी स्थान की कोणीय दूरी होती है, एंगुलर डिस्टेंस होती है, जिसे पृथ्वी के केंद्र से मापा जाता है, इक्वेटर के उत्तर या दक्षिण में। इक्वेटर को क्या मानते हैं? इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड माना जाता है। ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर से उत्तर की ओर जाने वाली सभी लैटिट्यूड लाइंस को नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं और उन्हें ओड एन से दिखाते हैं। और दक्षिण की ओर? दक्षिण की ओर जाने वाली लाइंस को साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं और उन्हें डिग्री एस से दिखाते हैं। ये रेखाएं सर्कल्स होती हैं जो पोल्स की तरफ छोटी होती जाती हैं। नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन पर है और साउथ पोल 90 डिग्री एस पर। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन सी हैं जिनका जिक्र हमने पहले भी किया? हाँ, मुख्य रूप से 5 हैं। इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा 23.5 डिग्री एन पर, आर्कटिक सर्कल आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री एन पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा 23.5 डिग्री एस पर और एंटार्क्टिक सर्कल अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री एस पर। ये जलवायु क्षेत्रों को भी बांटती हैं, है ना? जी हाँ, ट्रॉपिक्स के बीच ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिक्स और सर्कल्स के बीच टेम्परेट जोन्स और सर्कल्स और पोल्स के बीच पोलर जोन्स। एक और सवाल, क्या 2 लैटिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी जैसे 1 डिग्री लैटिट्यूड की दूरी हमेशा बराबर होती है? देखिए, मोटी तौर पर बराबर होती है, लेकिन टेक्निकली थोड़ी सी बदलती है। क्यों? पृथ्वी के जियोइड शेप के कारण। ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी चपटी है, तो वहां कर्वेचर थोड़ा अलग है। इक्वेटर पर 8 डिग्री लैटिट्यूड की दूरी लगभग 68.704 मील होती है और पोल्स के पास? पोल्स के पास ये थोड़ी बढ़ जाती है, लगभग 69.407 मील। लेकिन आम कैलकुलेशंस के लिए हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं जो करीब 69 मील या 111 किलोमीटर होती है। अच्छा, तो लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है हर डिग्री लैटिट्यूड पर। 11 लॉन्गिट्यूड, देशांतर। ठीक है, लैटिट्यूड समझ में आ गया। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। ये नॉर्थ साउथ लाइंस है, इन्हें कैसे परिभाषित करते हैं? लॉन्गिट्यूड भी एक कोणीय दूरी या एंगुलर डिस्टेंस है जिसे डिग्री में मापा जाता है, लेकिन इसे मापा जाता है प्राइम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम में इक्वेटर के साथ साथ। प्राइम मेरिडियन, ये क्या है? पहले लॉन्गिट्यूड की बनावट समझें। ये रेखाएं सेमी सर्कल्स होती हैं जो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पर खत्म होती हैं। इन्हें मेरिडियंस या याम्योत्तर कहते हैं। अब गिनती शुरू करने के लिए एक स्टार्टिंग लाइन चाहिए। हाँ, 0 डिग्री कहाँ से शुरू करें? इसी स्टार्टिंग लाइन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से किसी भी मेरिडियन को 0 डिग्री माना जा सकता था, लेकिन 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता इंटरनेशनल एग्रीमेंट में यह तय हुआ कि वो मेरिडियन जो लंदन के पास ग्रीनविच में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है, उसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाएगा। अच्छा, तो ग्रीनविच वाली लाइन 0 डिग्री है? जी हाँ, इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब बाकी सभी मेरिडियंस को इसके पूर्व ईस्ट या पश्चिम वेस्ट में गिना जाता है। कहाँ तक? 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पूर्व तक ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स डिग्री ई, और 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पश्चिम तक वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स डिग्री डब्ल्यू। तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही लाइन हुई? बिल्कुल। 180 डिग्री मेरिडियन प्राइम मेरिडियन के ठीक पीछे ग्लोब के दूसरी तरफ होती है और ये इंटरनेशनल डेट लाइन का आधार बनती है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, अब दूरी की बात। लैटिट्यूड लाइंस तो पैरेलल थीं, उनके बीच दूरी लगभग फिक्स थी। लॉन्गिट्यूड लाइंस तो पोल्स पर मिल जाती हैं, तो इनके बीच दूरी का क्या होता है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लाइंस पोल्स पर कन्वर्ज होती हैं, यानी मिलती हैं। इसलिए उनके बीच की दूरी लीनियर डिस्टेंस बदलती रहती है। कहाँ सबसे ज्यादा होती है? इक्वेटर पर। वहां 2 मेरिडियंस के बीच दूरी सबसे ज्यादा होती है, लगभग 69.1 मील। और पोल्स की तरफ? जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, ये दूरी कम होती जाएगी। 45 डिग्री लैटिट्यूड पर यह करीब 49 मील रह जाती है, 75 डिग्री पर सिर्फ 18 मील, और पोल्स पर तो ये दूरी 0 हो जाती है, क्योंकि सारी लाइंस वहीं मिल जाती हैं। अच्छा, तो लॉन्गिट्यूड की डिग्री तो वही रहती है,
पर उनके बीच की जमीनी दूरी बदलती है। और आपने कहा था लॉन्गिट्यूड टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लॉन्गिट्यूड का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूज समय का निर्धारण करना है। 12 लॉन्जिट्यूड एंड टाइम, देशांतर और समय। ये कनेक्शन समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। लॉन्जिट्यूड और टाइम का क्या रिश्ता है? पृथ्वी के घूमने से अलग-अलग लॉन्जिट्यूड्स पर समय अलग कैसे हो जाता है? देखिए, पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लेती है। हाँ, ये तो रोटेशन है। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है? 360 डिग्री को 24 से भाग दें। 15 डिग्री। हाँ, 1 घंटे में 15 डिग्री। बिल्कुल। 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड। और अगर इसे मिनट में देखें तो 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 60 मिनट को 15 डिग्री से भाग दें। 4 मिनट। अच्छा, तो हर 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर 4 मिनट का फर्क आ जाता है। एकदम सही। हर 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर 4 मिनट का समय अंतर होता है। तो अब अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं तो समय आगे होगा या पीछे? क्योंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसलिए सूरज ईस्ट में पहले उगता है। तो जैसे जैसे आप पूर्व यानी ईस्ट की ओर जाएंगे, समय आगे बढ़ता जाएगा। हर 15 डिग्री पूर्व जाने पर स्थानीय समय 1 घंटा अहेड हो जाएगा। और पश्चिम जाने पर समय पीछे होता जाएगा। हर 15 डिग्री पश्चिम जाने पर स्थानीय समय 1 घंटा बिहाइंड हो जाएगा। किसके मुकाबले? मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट है ग्रीनिच मीन टाइम, GMT, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन का समय। दुनिया भर के समय को GMT के मुकाबले ही बताया जाता है। तो जो जगह ग्रीनिच से ईस्ट में है, उनका समय GMT से आगे प्लस होगा। हाँ, और जो जगह वेस्ट में है, उनका समय GMT से पीछे माइनस होगा। किसी भी जगह का समय निकालने के लिए हम देखते हैं कि वो ग्रीनिच से कितने डिग्री ईस्ट या वेस्ट में है, और फिर उस डिग्री को 4 मिनट प्रति डिग्री या 15 डिग्री प्रति घंटा से भाग देकर समय का अंतर निकाल लेते हैं और GMT में जोड़िया घटा देते हैं। 13 स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स, मानक समय और समय क्षेत्र। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। अगर हर शहर, हर कस्बा अपने एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अपना लोकल टाइम रखे, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे भारत में ही पूर्व में अरुणाचल और पश्चिम में गुजरात के लोकल टाइम में तो काफी अंतर होगा। हाँ, बहुत अंतर होगा, करीब 1 घंटे 45 मिनट का। सोचिए, अगर हर जगह का अपना अलग टाइम हो तो ट्रेन टाइम टेबल्स बनाना, फ्लाइट शेड्यूल्स बनाना, कम्युनिकेशन करना कितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये तो कियोस हो जाएगा। तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला गया? इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट अपनाया गया। ज्यादातर देश क्या करते हैं कि अपने देश के बीच से गुजरने वाले किसी एक लॉन्गिट्यूड, जिसे सेंट्रल मेरिडियन कहते हैं, को चुन लेते हैं। अच्छा। और उसी मेरिडियन के लोकल टाइम को पूरे देश का मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है। जैसे भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। बिल्कुल। भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री ईस्ट को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन चुना है। ये रेखा लगभग देश के बीच से प्रयागराज के पास से गुजरती है। तो पूरे भारत में घड़ियां इसी 82.5 डिग्री ई के टाइम के हिसाब से चलती हैं। जी हाँ, और ये समय GMT से कितना आगे है? 82.5 डिग्री को 15 डिग्री प्रति घंटा से भाग दें। 5.5 घंटे, 5 hours 30 minutes। हाँ, हम लिखते हैं IST = GMT + 5:30। सही। तो जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। और पूरी दुनिया के लिए ये कैसे काम करता है? क्या पूरी दुनिया के लिए भी ऐसे स्टैंडर्ड मेरिडियंस हैं? पूरी दुनिया को मैनेज करने के लिए इसे टाइम जोन्स में बांटा गया है। पूरी दुनिया को मोटे तौर पर 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में बांटा गया है। 24 जोन्स, 24 घंटे के हिसाब से। हाँ, हर टाइम जोन आदर्श रूप से 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड चौड़ा होता है। 360 डिग्रीज और 24 जोन्स = 15 डिग्री जोन। एक जोन से अगले जोन में जाने पर समय ठीक 1 घंटा बदल जाता है। लेकिन क्या ये जोन्स बिल्कुल सीधी 15 डिग्री की लाइनों पर चलते हैं? नहीं, प्रैक्टिकल रीजन से टाइम जोन की बाउंड्रीज को अक्सर देशों की या राज्यों की सीमाओं के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है, ताकि एक ही प्रशासनिक क्षेत्र में 2 अलग-अलग टाइम ना हो। अच्छा, और जो देश बहुत बड़े हैं, जिनका ईस्ट वेस्ट विस्तार बहुत ज्यादा है, जैसे रशिया या USA, उन देशों में 1 से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम जोन्स होते हैं। जैसे USA और कनाडा, दोनों में मुख्य भूमि पर 5 टाइम जोन्स हैं: अटलांटिक टाइम, ईस्टर्न टाइम, सेंट्रल टाइम, माउंटेन टाइम और पैसिफिक टाइम। 5 टाइम जोन्स? तो मतलब USA के एक कोने से दूसरे कोने में 5 घंटे का फर्क हुआ? हाँ,
अटलांटिक और पैसिफिक टाइम जोन्स के बीच 5 घंटे का अंतर है। रूस में तो और भी ज्यादा टाइम जोन्स हैं, 14। इंटरनेशनल डेट लाइन IDL, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। ये क्या चीज है? आपने कहा था ये 180 डिग्री मेरिडियन से जुड़ी है। हाँ, यहाँ एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास, पैराडॉक्स पैदा होता है। सोचिए, हाँ, एक यात्री ग्रीनिच 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ चलना शुरू करता है। हर 15 डिग्री पर वो अपना समय 1 घंटा आगे करता जाता है। जब वो ठीक आधी दुनिया घूमकर 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर पहुंचेगा तो उसका समय GMT से 12 घंटे आगे होगा। ठीक है, GMT + 12 आवर्स। अब एक दूसरा यात्री ग्रीनिच से वेस्ट की तरफ चलना शुरू करता है। वो हर 15 डिग्री पर अपना समय 1 घंटा पीछे करता जाता है। जब वो आधी दुनिया घूमकर 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर पहुंचेगा तो उसका समय GMT से 12 घंटे पीछे होगा। GMT - 12 आवर्स। लेकिन 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तो एक ही लाइन है ग्लोब पर, प्राइम मेरिडियन के ठीक ऑपोजिट। बिल्कुल। तो अब सोचिए, एक ही जगह पर 180 डिग्री मेरिडियन पर एक तरफ समय GMT से 12 घंटे आगे है और दूसरी तरफ GMT से 12 घंटे पीछे है। दोनों के बीच कितने समय का अंतर हुआ? 12 - 12 = 24 आवर्स। पूरे एक दिन का अंतर एक ही लाइन पर। ये कैसे हो सकता है? यही पैराडॉक्स है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई गई है, जो मोटे तौर पर 180 डिग्री मेरिडियन के साथ साथ चलती है। ये वो काल्पनिक रेखा है जहां पर तारीख, डेट बदलती है। तारीख बदल जाती है? कैसे? नियम ये है कि जब आप आइडियल को वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं, जैसे मान लीजिए आप टोक्यो से होनोलुलु जा रहे हैं, तो आप एक दिन पीछे चले जाते हैं, आप एक दिन गेन करते हैं। अगर आप शुक्रवार को चले थे तो लाइन क्रॉस करते ही आप वापस गुरुवार में पहुंच जाएंगे। अरे, टाइम ट्रैवल जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसे ही। और अगर आप आइडियल को ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं, जैसे होनोलुलु से टोक्यो, तो आप एक दिन आगे चले जाते हैं, आप एक दिन लूज करते हैं। अगर आप गुरुवार को चले थे तो लाइन क्रॉस करते ही आप शुक्रवार में पहुंच जाएंगे। तो मतलब जब आइडियल के एशिया वाले साइड पर शुक्रवार की आधी रात है तो अमेरिका वाले साइड पर गुरुवार की आधी रात होगी। बिल्कुल, ठीक 24 घंटे का फर्क। ये रेखा कहाँ है? क्या ये बिल्कुल सीधी 180 डिग्री मेरिडियन पर है? नहीं, ये बिल्कुल सीधी नहीं है। इसे कई जगहों पर 180 डिग्री मेरिडियन से जानबूझकर मोड़ा गया है। क्यों मोड़ा गया है? ताकि ये किसी देश या द्वीप समूह, आइलैंड ग्रुप, को बीच में से न काटे। सोचिए, अगर एक ही देश के कुछ द्वीपों पर सोमवार हो और कुछ पर मंगलवार, तो कितना कंफ्यूजन होगा। इसलिए लाइन को इस तरह मोड़ा गया है कि ये ज्यादातर पानी के ऊपर से ही गुजरे और जहां जरूरी हो वहां द्वीप समूहों को एक ही तरफ रखे। जैसे ये बेरिंग जलडमरू मध्य में मुड़ती है और दक्षिण प्रशांत में फिजी, टोंगा जैसे द्वीपों के पास भी मुड़ती है। ये था आज का UPSC ज्योग्राफी का एपिसोड। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल NCERTs, M लक्ष्मीकांत, RS शर्मा, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी देखकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।